नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे बात करेंगे साथियों आज मणिपुर पे। और मणिपुर पे इसलिए कि पिछले 16 महीने से वहाँ जो हिंसा चल रही है, हिंसा की घटनाएं हो रही है, उससे सारा मणिपुर अस्त व्यस्त है। और हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही वहाँ पर शांति स्थापित करने में, अहिंसा स्थापित करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इन दोनों सरकारों का जो रुख है उससे ये लगता है कि शायद मणिपुर हिंदुस्तान की अंदर है भी या नहीं। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसके ऊपर चर्चा करें तो अभी पिछले 16 महीनों से बिल्कुल वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है। और उसके अंदर जो मूल जो अभी जो समस्या खड़ी हुई है, मतलब 16 महीने से जो समस्या चल रही है, उसमें केंद्र और राज्य सरकारों का लगभग एक बराबर हाथ है। मूल में तो ये है कि अभी मतलब हाई कोर्ट ने पिछले साल मणिपुर के हाई कोर्ट ने पिछले साल एक फैसला दिया था। और उसमें फैसला ये था कि जो मैथई समाज है, उस समाज को भी जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। इस तरह की सिफारिश को केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो कुकीज स्टूडेंट फ्रंट है वो भड़क गया। और वो इसलिए भड़क गया कि उनके अधिकार जो है इससे कम हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुकीज़ का भी करीब लगभग 40% लोग कुकीज़ हैं, कुछ नागाज़ हैं, 8% वहाँ मुसलमान हैं, और ये कुकीज़ में अधिकतर लोग ईसाई हैं। लेकिन ये जनजाति के लोग हैं और इनको पहाड़ पे रहते हैं, और मैथई जो है वो इम्फाल घाटी में रहते हैं। अभी तो पूरा एक डिवीज़न हो गया है, मैथई एक तरफ हैं और कुकीज़ एक तरफ हैं, और बीच में एक बफर जोन बना दिया है जहाँ मिलिट्री और पुलिस और सारा पहरा लगा रहे हैं। मतलब जैसे कोई बॉर्डर हो, देश की सीमा हो, दो देशों की सीमा के बीच में जैसे बफर जोन होता है, और इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता है, उधर का आदमी इधर नहीं जा सकता, उस तरह का बफर जोन बन गया है, और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दोस्तों, वहाँ 60 विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अधिकतर विधायक जो है मैथई ग्रुप से आते हैं, मैथई समुदाय से आते हैं, और 20 या ऐसे कुछ लोग जो हैं वो कुकीज़ के हैं। अब झगड़ा क्या है कि कुकीज़ ये मानते हैं कि ये जो अच्छा, ये जो फैसला आया हाई कोर्ट का, इससे मिथाई ग्रुप को ये फ़ायदा होने वाला है कि वो अभी तक पहाड़ों की जो ज़मीन है उसको नहीं खरीद सकते थे। वो जंगल की ज़मीन है, आदिवासी क्षेत्र है, वो पूरा अनुसूची 6 में शायद आती है, शेड्यूल 6 में या 5 में, जो भी है, शायद 6 में है। उसमें क्या है कि कोई भी श्रवण या आदिवासियों के अलावा कोई भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो मैथई ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी ये कब्जा कर लें, उन ज़मीनों पर कब्जा कर लें और अपना विस्तार करें। अभी इम्फाल घाटी छोटी है, ज़मीनें कुकीज़ के, मतलब जो एरिया
कुकीज़ का है वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें अधिकतर वन है, अधिकतर फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट में तो आप वैसे भी अंदर नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक कारण ये भी है वहाँ पर इस समय झगड़ा का, कि जो वन क्षेत्र है, शेड्यूल्ड वन क्षेत्र है, उसके अंदर कुछ गांव वालों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, और वो 39 बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया सरकार ने, और खाली करने के लिए उनको नोटिस दे दिए, बल्कि खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इसके ऊपर जो है मतलब उन्होंने कहा भाई ये तो, इससे वो बहुत गुस्सा थे, और इसकी वजह से भी वहाँ पर ये झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, कुकीज़ चूँकि ज़्यादा हैं, उनका नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा हैं, स्कूल कॉलेजेस भी मैथई जो समुदाय है जो इम्फाल घाटी में ज़्यादा है, स्कूल कॉलेजेस भी कुकीज़ के उन क्षेत्रों में कम है। और इस तरह से एक तरह का मतलब वहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों जातियों, दोनों समुदायों के बीच में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। बल्कि वहाँ 30 तरह की जनजातियाँ रहती है, लेकिन मैथई जो ग्रुप है उसके बाद बाकी जितनी भी ग्रुप्स हैं उनमें और मैथई ग्रुप में बहुत फ़र्क है। नौकरियों में मैथाई ज़्यादा हैं, व्यापार और इंडस्ट्री पे मैथाई ने कब्जा कर रखा है, और सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, पढ़े लिखे भी वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह से मतलब वहाँ पर एक जो गैर बराबरी है, जो विषमता है, उसकी वजह से भी वहाँ पर आपस में टकराहट बढ़ रही है। अब वहाँ पर ये जब फैसला आया और वहाँ का कुकीज़ जो स्टूडेंट फ्रंट था उसने उसका विरोध किया, तो वहाँ हिंसा हो गई। हिंसा होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के थाने लूटे गए या थानों से जो हथियार हैं, 5000 हथियार लगभग मैथाइज़ को दे दिए गए, और उससे वो जो है हिंसा और ज़बरदस्त रूप से फैली। मैथई ग्रुप वालों ने 200 चर्चों में आग लगा दी, और वहाँ का जो उनका रहने की जो जगह है, आवास वगैरह सब जला दिए, और मतलब बहुत भयंकर रूप से हमला बोला, जिसमें आग भी लगाई, ये भी हथियारों से प्रहार भी किए, और लगभग 200-300 लोग वहाँ उस युद्ध में उस समय मारे गए। बात इतनी बढ़ गई, और इधर जो राज्यपाल थे, एक महिला थी राज्यपाल, उन्होंने जो देखा और रिपोर्ट दी, उस पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उस क्षेत्र को हिंसा में डूबे रहे, जलती रही। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर असम राइफल्स के और मिलिट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग थे उनको वहाँ लगाया ताकि सुरक्षा हो सके, लेकिन वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर हिंसा ज़्यादा फैल गई। ये जो बातचीत मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। जो कुकीज़ को ये लगा कि भी हमारी ज़मीनें भी छीन जाएगी, और हमारा जो है पढ़ने लिखने का भी हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है, नौकरी भी हम नहीं करते हैं, वनों पे हम आश्रित हैं। तो अगर हमारे वन भी छिन जाएंगे और हमारी ज़मीनें छिन जाएगी, तो हम न तो खेती कर सकते हैं न नौकरी कर सकते हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने रजिस्ट किया, और आप वहाँ जो हिंसा हुई उससे फिर वहाँ राहत कैंप बनाए, और कई हज़ार लोग जो है उन राहत कैंपों में भेजे गए, और कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। अभी
पिछले कुछ समय से 8-10 दिन में या 15-20 दिन में एक नया डेवलपमेंट और हुआ वहाँ पर, और वो डेवलपमेंट और ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पर अब बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति है। वहाँ पर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, वहाँ पे मिसाइलें आ गई हैं। मतलब दो देश में जिस तरह से मिसाइल्स और बॉम्ब और रॉकेट लॉन्चर और इन सब चीज़ों से जैसे हमले होते हैं, वैसे हमले वहाँ की आम जनता पर और आपस में हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक सरकार, मतलब वहाँ की जो राज्य सरकार है, बीरेंद्र सिंह की सरकार, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के देख रही है। और वो तो हमको लगता है कि वो ये सोच रही है कि दोनों झगड़ के और ख़त्म हो जाए, एक ग्रुप पूरा तो ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार भी उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जब ये मामला उठाया तब भी, और कहा कि भाई नरेंद्र मोदी मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम एक बार तो मणिपुर जा कर के देखें और इस हिंसा को शांत कराएं, तब भी कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी इस विषय पर कुछ नहीं बोला। तब विपक्ष के लोगों ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसमें मणिपुर के मामले को उठाया। तब निश्चित रूप से उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा। उसमें आए, उसके पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बहुत सारी बातें की। वो उस अधिवेशन जो बुलाया गया था उसके बारे में, और लेकिन मणिपुर पे वो केवल 32 मिनट बोले, 32 या 35 जो भी हो, 35 सेकेंड, मिनट नहीं सॉरी सेकेंड। और उसमें सिर्फ ये कहा कि मणिपुर की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान में, पश्चिमी बंगाल में, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। मतलब जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, उनका इंडिकेशन ये था कि भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ पे भी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन दोनों घटनाओं में, मणिपुर की घटना में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल की घटनाओं में बहुत फ़र्क है। हम इसकी भी निंदा करते हैं, जो राजस्थान या बंगाल में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मणिपुर में जिस तरह का विभत्स कांड हुए और जिस तरह के विभत्स वीडियो वायरल हुए, वहाँ से 2 महीने तक उन वीडियोज़ को रोके रखा था सरकार ने या एजेंसियों ने। बाद में वो किसी तरह से बाहर आया और उसके ऊपर जब और वो 2 महिलाओं को नेकेट करके उनकी परेड कराई गई 2 किलोमीटर तक लगभग, और उनके साथ रैप हुआ। और उसमें से एक जो है कारगिल युद्ध में जो सैनिक था उसकी पत्नी थी। तो ये जो इतना विभत्स कांड जो हुआ, उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और हिंसा फैली। यहाँ पे भी मतलब उनका पूरे देश में ही उसका बड़ा असर रहा। पर कहा जाता है कि मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं है, और पहले भी हुई है। 93, 92, 93 में भी जो है वहाँ पर ये मणिपुर में हिंसा हुई, और जिसमें इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव जो है वहाँ जब प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ये भी बात सच है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे जब हिंसा हुई थी, तो उन्होंने 1 महीने में अपनी सरकार, जो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पूरा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पर 1-2 महीने में शांति हो गई। तो लेकिन अभी 16 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई शांति नहीं हुई है। 2-3 बार राहुल गांधी वहाँ पर जाके आए हैं, और उन्होंने जिस तरह से उस मणिपुर के इशू को अपने हाथ में लिया है, वो विपक्ष के नेता के रूप में। लेकिन केंद्र सरकार ने शाह जरूर, गृह मंत्री शाह साहब जरूर एक बार गए थे, लेकिन उनसे हिंसा रुकी नहीं।
हम चाहते हैं कि मणिपुर का थोड़ा सा इतिहास भी हमको देखना चाहिए। तो मणिपुर में एक्चुअली मणिपुर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब मणिपुर भी उसके साथ आज़ाद हुआ, लेकिन मणिपुर को अलग स्टेट जो है अंग्रेज़ों ने अलग स्टेट दे दी थी और उनका मतलब अलग देश बना दिया था। जैसे कश्मीर भी अपने साथ नहीं मिला था और हरि सिंह जी ने वहाँ पर अलग अपनी स्टेट अपना अलग देश बनाने की बात कही थी। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा वो हुआ। यहाँ पर 1942 में वो बुद्धा सिंह वहाँ पर वो थे, राजा थे वहाँ के। उन्होंने 1942 में ही मणिपुर का संविधान बनाना शुरू कर दिया था और 47 तक वो संविधान बन गया था। और उसी संविधान के तहत उन्होंने वहाँ की मणिपुर को जो है एक अलग देश घोषित कर दिया। 48 में वहाँ पर 1948 में वहाँ के चुनाव करवा दिए। चुनाव करवा करके और एक चूँकि अंग्रेज़ों ने बुद्धा सिंह जी को वो सौंप दिया था मणिपुर स्टेट, उन्होंने 48 में चुनाव करवा दिए और चुनाव के बाद जो है वहाँ पर एक असेंबली और एक कैबिनेट भी बन गई थी। फिर भारत सरकार ने मणिपुर को भारत के साथ विलय के लिए दबाव डाला और उनको दिल्ली बुलाया बुद्धा सिंह जी को। तो बुद्धा सिंह जी ने कहा भाई अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो सरकार बना दी है, वहाँ मतलब वहाँ पे चुनाव हो गए हैं, सरकार बन गई है और मैं तो सिर्फ कहने के लिए हेड हूँ, बाकी काम तो सारी वो वहाँ की सरकार प्राइम मिनिस्टर है वहाँ जो वो करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को नहीं मानी और उनको जाने दिया। लेकिन महल में पहुंचते ही उसको मिलिट्री के साथ घेर लिया और 5 दिन तक वो घेरे रहे। उसके बाद उन्होंने उस विलय पत्र पर दस्तखत किए। तो इस तरह से उस मणिपुर का विलय हुआ। इसके पहले बहुत पहले मतलब 17वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी के लास्ट में शायद बर्मा में और मणिपुर में आपस में बहुत युद्ध हुआ। तब तो दोनों स्टेट अलग अलग थी, कोई भारत का भी ये स्वरूप नहीं था जो आज है। तो मणिपुर अलग देश था और बर्मा अलग देश था, दोनों में झगड़ा लड़ाई हुई और बर्मा की मिलिट्री जो है इम्फाल तक पहुंच गई थी। उस समय वहाँ के जो उस समय के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों से मदद मांगी। अंग्रेज़ों ने मदद की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको अपने भारत उस पर कब्जा कर के मणिपुर पे और अपने भारत में विलय कर लिया। तो उस समय विलय हो गया था, लेकिन बाद में जब जा रहे थे अंग्रेज़ मतलब 47 में जब देश आज़ाद हो गया था और जा रहे थे, तब वापस उसको अलग कर दिया और एक चाल जो है अंग्रेज़ों ने चली। तो ये सारा इस तरह से जो है उसका विलय हुआ। विलय होने के बाद 1956 तक वो राज्य रहा। 56 में उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। फिर वहाँ झगड़े चालू हो गए। यूनियन टेरिटरी के बाद वहाँ पर कुछ झगड़े तो मतलब कुछ ग्रुप्स तो ऐसे अलगाववादी ग्रुप बन गए जो अलग देश चाहते थे, कुछ पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे। इस तरह से 72 तक ये झगड़ा चलता रहा। 72 तक नहीं, 82 तक शायद, 82 तक। 49 में देश आज़ाद हुआ, मतलब अपने भारत में मिला था और उसके बाद 56 तक वहाँ 72 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। और 71 में जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, उसके साथ ही कई अलगाववादी समूहों ने सरेंडर कर दिया, कुछ को गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि इनका जो 68 में एक ग्रुप ऐसा था जिसने अलग सरकार बना ली थी मणिपुर की, और उसका केंद्र जो है बंगाल में, मतलब पश्चिम आज का जो बंगाल है, बांग्लादेश है,
तो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, उसमें अपना ऑफिस बनाया और कैपिटल बनाई, और वहाँ से निर्वासित सरकार चला रहे थे। उन्होंने भी बहुत 92 में सरेंडर कर दिया और उनको जेल भेज दिया। 72 में सरेंडर कर दिया और उनको जेल भेज दिया। जेल से छूटे 5-6 साल बाद वो, और वहाँ से तिब्बत चले गए, लासा। और लासा में उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली, और फिर भारत में आकर के वापस से जो है वो अपना अलग देश की मांग करते वो चलाया। और वो ही अलगाववादी ग्रुप शायद 92-93 की जो झगड़ा हुआ था वो उस अलगाववादी ग्रुप भी था। तो ये छोटा मोटा एक समझने के लिए, मणिपुर की स्थिति क्या है उसको समझने के लिए ये स्थिति है। 58 में वहाँ पर मिलिट्री एस्पा लगा दिया था, एक विशेष अधिकार युक्त फौज वहाँ पर लगा दी थी, जो किसी भी समय किसी को भी उठा लेती थी, और उसकी भी जातियाँ बहुत थी मणिपुर में, और उसके खिलाफ भी बहुत आंदोलन हुए। वहाँ एक वो क्या नाम था उस महिला का जिसने 16 साल तक अन्न छोड़ करके उपवास किए थे, शायद दूध पे रहती थी वो। तो ये इतिहास है। अब अभी जो है, अभी जो मणिपुर की हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिथाई को इसलिए ये अधिकार, जनजाति का अधिकार दे रहे हैं क्योंकि मिथाई जो है हिंदू संस्कृति के हैं। एक तो ये सबसे बड़ा इस युद्ध में अभी जो चल रहा है, पहले कभी भी मतलब इस तरह का सांप्रदायिक युद्ध नहीं हुआ था। इस बार का जो झगड़ा है, जो हिंसा हुई है, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, हिंदू और ईसाई के बीच में बांटने की कोशिश की है। ये बहुत ख़तरनाक है, इससे देश में मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कहा जाता है कि भाई मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के अंदर काफ़ी मिनरल्स हैं, और वो मिनरल्स जब तक उसके ऊपर मैथई ग्रुप का कब्जा ना हो जाए तब तक उसको ले नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। मतलब 6 शेड्यूल से निकाल में रहेगा तब तक तो कुकीज़ का ही वहाँ पर कब्जा रहेगा, और कुकीज़ के कब्जे के रहते कोई भी उद्योगपति वहाँ पर आकर के और माइनिंग से मिनरल निकाल करके उद्योग लगा करके उनसे पैसा कमाने की बात नहीं सोच सकता। इसलिए भी उसको चाहते हैं कि वो उन मिनरल्स को निकालने के लिए उस जगह को खाली करवानी है किसी तरह से। इसलिए ये जो गृह युद्ध है वो लंबा चलता जा रहा है, और सरकार इस पे इसीलिए ध्यान नहीं दे रही है कि उसके जो सिपह सालार हैं, उसके जो खास मोदी के जो नंबर A1 A2 हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा ये भी कहा जाता है कि भाई बर्मा में जब से मिलिट्री रूल हुआ और वहाँ पर भी हिंसा हुई, तब से वहाँ से जो कुकीज़ जो समुदाय था वो पलायन करने लगा, और वो पलायन करके भारत में आया, और भारत में मतलब मणिपुर में आया, और मणिपुर में आया मतलब मणिपुर के उन कुकीज़ क्षेत्र में जहाँ ये वन क्षेत्र है उसमें आकर के बस गया। तो शरणार्थियों की जो समस्या है उसकी वजह से भी वहाँ पर समस्या बढ़ गई, और वो लोग जो है कहते हैं कि वो जो घुसपैठिए हैं, एक तरह से उनको घुसपैठिए माना जा रहा है, वो घुसपैठिए ये हिंसा चला रहे हैं। हकीकत क्या है ये बहुत मुश्किल है मालूम करना जब तक कि सरकार उसमें इंटरव्यू न करे। तो कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता था कि क्या हमारे मणिपुर की स्थिति है और सरकारें क्यों सोई हुई है, और
सरकारों को अब इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए। हाँ, एक बात ये और है कि प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे विश्व में शांति कराना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन मतलब महीने डेढ़ महीने पहले रूस गए थे, पुतिन से मिले थे। उनको कहा कि भाई देखो, युद्ध से कोई फैसला नहीं हो सकता है और युद्ध का कोई मतलब नहीं है, आप जो है शांति से वार्ता करो, टेबल पे आओ। और यही बात उन्होंने अभी पिछले 15 दिन के पहले यूक्रेन गए थे और जेलेंस्की से बात की। तो जेलेंस्की ने तो खैर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। उन्होंने तो जवाब दिया कि भाई आपको अगर करवानी है, शांति स्थापित करवानी है, तो आप पेट्रोल खरीदना बंद कर दो, डीजल खरीदना, ये क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दो रूस से। तो वही पैसा जो आप क्रूड ऑयल में दे रहे हैं, वही पैसा ये हथियारों में लगा करके हमारे पे हमले कर रहे हैं और हमारे लोग नागरिकों को मार रहे हैं। तो आप पैसा नहीं दोगे तो वो अपना आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे इस बात पर वो कह रहे हैं कि हम जो है शांति चाहते हैं। खैर, वो रूस और यूक्रेन चाहे ना चाहें वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जब सारे विश्व में इधर फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में भी वो शांति कराने की पहल कर रहे हैं, तो फिर वो मणिपुर में कुकीज़ और मैथई ग्रुप के बीच में शांति कराने की बात क्यों नहीं सोच रहे हैं, और यहाँ पर जो ये गृह युद्ध चल रहा है इसको रुकवाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो खुद जब स्वयं जाकर के उसको क्यों नहीं देख रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जिसका हल अभी जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, और प्रधानमंत्री के अलावा कोई इसका जवाब दे भी नहीं सकता है। न गृह मंत्री दे सकते हैं और न राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए ये सवाल है कि भाई आप ये नॉर्थ ईस्ट में जो बिल्कुल सीमा पर है हमारे ये मणिपुर, उसमें आप हिंसा रोकने की कोई पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। मणिपुर का इतिहास जानने के लिए ये वीडियो बहुत मदद करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और एयर टू फ्री, कोई पैसे नहीं लगते, और फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारी मदद करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मदद अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।